नमस्कार 11 स्पेशल के साथ मैं हूं दीपक कुमार। हमने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक घोटाले का खुलासा किया था। आज हम उस खुलासे को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हां, स्वास्थ्य का ये महा घोटाला, झारखंड का सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें हजारों करोड़ों की हेराफेरी हुई और घपले के पैसे से जमकर अय्याशी हुई। लेकिन अब घोटाले का मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार समेत सभी घोटालेबाज जल्द सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि हम संकल्पित हैं झारखंड को दीमक की तरह चाटने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे घोटालेबाजों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और जो साक्ष्य हमारे हाथ लगे हैं, जो व्यक्ति इन लोगों को काफी करीब से जानता है, जिसने राज का खुलासा किया है, जो आज हमारे साथ जुड़कर उन तमाम घोटालेबाजों के हर एक काले कारनामे का कच्चा चिट्ठा खोलेगा, उससे हम एक बार फिर जुड़ेंगे और इस स्वास्थ्य महाघोटाले के एक एक काली करतूत, हर एक व्यक्ति के कारनामे से आपको रूबरू कराएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस पहल से जांच एजेंसियों की कार्रवाई और तेज होगी। हमने ठान रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपियों की अब खैर नहीं। सरकार ने दी आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी। जेल से अब ज्यादा दूर नहीं घोटालेबाज। न्यूज़ 11 भारत पर गुर्गो ने खोला घोटालेबाजों का काला चिट्ठा। अब नहीं बचेंगे धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपी। सरकार ने भी घोटाले पर लिया है संज्ञान। बहुत जल्द सीज होगी आरोपियों की संपत्ति। आराम की जिंदगी जी रहा स्वास्थ्य महाघोटाले का मास्टरमाइंड। एसीबी की छापेमारी के बाद भी प्रमोद की ऐश। जेवरात जब्त होने के बाद भी प्रमोद की पत्नी की चांदी। अब भी हीरे और सोने के जेवरातों की है मालकिन। महामारी में मरीज और सरकार है हलकान। घोटाले की रकम से मौज काट रहे भ्रष्टाचारी। घोटाले के अरबों की रकम से बन सकते थे कई अस्पताल। कोरोना काल में बचाई जा सकती थी कईयों की जान। घोटालेबाजों के खिलाफ जल्द पीआईएल की भी तैयारी। तो एसीबी इस मामले की जांच कर रही है और कई सालों से यह जांच चल रही है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जब सब कुछ खुले में है, तो भी आरोपी सलाखों के पीछे नहीं, वो खुले में इस भ्रष्टाचार के पैसे से अय्याशी कैसे करते रहें। दरअसल हमारी सरकारी व्यवस्था में जो लूप होल्स कहे जाते हैं, उन लूप होल्स का ये फायदा उठाते हैं। उन लूप होल्स के बारे में आप ऐसे समझिए कि एसीपी ने जब इस अनुबंध कर्मी, जो इस पूरे घोटाले का मुख्य कर्ता धर्ता निकलकर सामने आया, उसके घर पर छापेमारी की, तो वहां से अकूत संपत्ति बरामद की गई। सोना, चांदी, हीरे, जेवरात, इतनी संख्या में कि जांच एजेंसी के सदस्य भी देखकर चौंधिया गए। ये मामूली सा 10-11 हजार रुपए महीने का नौकरी करने वाला एक अनुबंध कर्मी इतने आलीशान और इतने अय्याशी भरे जीवन स्तर को कैसे मेंटेन कर रहा है? वो मेंटेन कर रहा था क्योंकि हमारी सरकारी व्यवस्था में लूप होल्स का वो फायदा उठा रहा था। लेकिन हम हर लूप होल का खुलासा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जांच एजेंसियां भी उन खामियों को अब जब जांच करेगी तो दूर करेगी। अब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसीबी को जांच की अनुमति नहीं मिल पाई थी। एसीबी लगातार प्रयासरत थी और इसके लिए एसीबी ने सरकार से अनुमति मांगी कि उन सभी लोगों के विरुद्ध अभियोजन तय करने के लिए, जांच की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई हो और सुसंगत धाराओं में उन पर मामला चलाया जाए। इसके लिए प्रयास किया गया और सरकार से अनुमति मांगी गई। लेकिन सरकारी व्यवस्था में जो लूप होल्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन लूप होल्स की वजह से
जांच की अनुमति तब सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पाई थी क्योंकि ये कर्मचारी अपने जॉब पर नहीं थे। जी हां, वो नौकरी से हट चुके थे विभिन्न कारणों से। कोई रिटायर हो गया था, कोई खुद के बचाव के लिए सरकारी तंत्र से खुद को काटकर अलग हो गया था। और इसी वजह से जब एसीबी ने अभियोजन की अनुमति मांगी तो यह कहकर उस वक्त अनुमति नहीं मिली कि ये सब अब झारखंड सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। लेकिन एसीबी की जांच टीम ने जिस अकूत संपत्ति को बरामद किया था, घोटाले का जो इतना बड़ा स्तर था जिसे एसीबी की टीम समझ रही थी, उसने किसी भी घोटालेबाज को न छोड़ने के इरादे से एक बार फिर प्रयास किया। एसीबी की टीम ने फिर से अनुमति मांगी और इस बार हवाला यह दिया कि जब यह पूरा गड़बड़ झाला हुआ था, जब घोटालेबाज अपने मंसूबे को अंजाम देने में जुटे थे, जब जनता की गाड़ी कमाई जो सरकारी खजाने से जनहित के लिए खर्च की जानी थी, उसे अपनी अय्याशी के लिए खर्च कर रहे थे, तब वो झारखंड सरकार के कर्मचारी थे। और इस बार व्यवस्था की ओर से अनुमति भी मिल गई, तो अब जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन घोटाले के पैसे से जो अय्याशी करने में जुटे हुए थे, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हम भी चाहते हैं। झारखंड कोरोना महामारी में जंग लड़ रहा था, संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा था। अस्पतालों की कमी, अस्पतालों में संसाधनों की कमी, और ऐसे में पाई पाई जोड़कर सरकार संसाधन उपलब्ध कराने में लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपी अरबों डकार कर बेखौफ ऐश भरी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब इनकी ये अय्याशी बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली, क्योंकि बहुत जल्द इनकी संपत्ति सीज होने वाली है। जी हां, इनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। न्यूज 11 भारत के पास मिले हैं ऐसे सबूत और ऐसे तथ्य जो इन घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में जांच एजेंसियों के लिए काफी मददगार साबित होगा। हम तो यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि जांच टीम को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन वही व्यवस्था के लूप होल्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी वजह से ये अभी तक बचे हुए थे। लेकिन अब अनुमति मिल गई है। कोरोना काल में सूबे के गरीब और मरीजों के काम आने वाली रकम से मौज करने वालों के खिलाफ अब कोई लोग ऊंची अदालत में पीआईएल भी करने वाले हैं। हम आपको एक एक कर आरोपियों से भी मिलवाते हैं कि इस पूरे घपलेबाजी में किन लोगों की संलिप्तता थी। आप उन लोगों को पहचानिए और उनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा हम आप आगे खोलेंगे। आराम की जिंदगी जी रहा स्वास्थ्य महाघोटाले का मास्टरमाइंड। एसीबी की छापेमारी के बाद भी प्रमोद की ऐश, जेवरात जब्त होने के बाद भी प्रमोद की पत्नी की चांदी, अब भी हीरे और सोने के जेवरात की है मालकिन। न्यूज 11 भारत पर गुर्गों ने खोला घोटालेबाजों का काला चिट्ठा। महामारी में मरीज और सरकार है हलकार। घोटाले की रकम से मौज काट रहे भ्रष्टाचारी। घोटाले के अरबों की रकम से बन सकते थे कई अस्पताल। कोरोना काल में बचाई जा सकती थी कईयों की जान। अब नहीं बचेंगे धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपी। सरकार ने भी घोटाले पर लिया है संज्ञान। बहुत जल्द सीज होगी आरोपियों की संपत्ति। घोटालेबाजों के खिलाफ जल्द होगा पीआईएल। झारखंड की जनता के अरबों रुपए डकारने वाले धनबाद के स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपियों की ऐश बहुत जल्द खत्म होने वाली है। गरीबों की सेहत के लिए इस्तेमाल में आने वाले पैसों का गबन करने वाले भ्रष्टाचारी अब बहुत दिन तक खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। इनके खिलाफ एसीबी की जांच चल रही है और बहुत जल्द इनकी संपत्ति सीज होने वाली है। तत्कालीन अकाउंटेंट
मास्टरमाइंड प्रमोद आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत पर चल रहा है। अब बाकी के आरोपियों के खिलाफ जांच तेज हो चुकी है। प्रमोद कुमार, पूर्व अकाउंटेंट, जोड़ा पोखर घोटाले का किंगपिन। शशि भूषण प्रसाद सिंह, पूर्व सिविल सर्जन, घोटाले का किंगपिन। अरुण कुमार सिन्हा, पूर्व सिविल सर्जन, घोटाले का किंगपिन। अजीत कुमार, पूर्व अकाउंट प्रबंधक, घोटाले का किंगपिन। मेरे पीछे तस्वीरों में नजर आ रहा मकान अजीत कुमार साहू का है। ये मकान उसी अजीत कुमार साहू का है जो NRHM में सेवाएं देते हैं और इससे पहले वे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर धनबाद के रूप में धनबाद में पदस्थापित थे। अजीत कुमार साहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने हस्ताक्षर से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की और एक बहुत बड़ी धनराशि जो सरकारी धनराशि है उसे अपने निजी खाते में डाल लिया। अब अजीत साहू सवालों के घेरे में हैं और देखना है कि अजीत साहू पर सरकार की गाज कब तक और किस हद तक गिरती है, जिसने आपदा में अवसर तलाशने का काम किया है। प्रिया सिंह, आरोपी प्रमोद सिंह की पत्नी। अमरेंद्र कुमार, प्रमोद का करीबी। अश्विनी, पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर, PHC जोड़ा पोखर। रामजय सिंह, अकाउंट ऑफिसर, जास PHC। अरुण सिंह, अकाउंट प्रबंधक, बागमारा PHC। शशि भूषण प्रसाद, पूर्व PHC पदाधिकारी, दिवंगत। ये उन भ्रष्टाचारियों के चेहरे हैं जिन्होंने झारखंड की सेहत को खराब किया है। जितनी रकम इन घोटालेबाजों ने डकारी है उतनी रकम से सरकार कई अस्पताल खुलवा सकती थी, कोरोना महामारी में त्रस्त मरीजों को राहत पहुंचाई जा सकती थी और कईयों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इन पैसों से आरोपी और आरोपी की पत्नी ऐश की जिंदगी बसर कर रहे हैं। एसीबी की छापेमारी में 2.5 किलो से ज्यादा सोने और हीरो के जेवरात जब्त होने के बाद भी मास्टरमाइंड की पत्नी गहने लाद कर घूम रही है। अब सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार और गरीब जनता के पैसों का गबन करने वाले अब जल्द जेल जाएंगे। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलीप के साथ रांची से आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो मामला शायद आपको पूरी तरह से फिल्मी लग रहा होगा कि महज 10-12 हजार रुपए का एक अनुबंध कर्मी करोड़ों अरबों की संपत्ति जुटा लेता है, और वो भी हमारी गाढ़ी मेहनत की कमाई से, जो हम कर सरकार को देते हैं, जिसका सरकार जनोपयोगी कार्यों में इस्तेमाल करती है, वो सरकारी खजाने की राशि अपने खाते में डालता है और अय्याशी भरा जीवन जीता है। और इसमें उसके साथ कुल 10 चट्टे बट्टे रहते हैं, कुछ बड़े अधिकारी, कुछ छोटे कर्मचारी, और सभी मिलकर सरकारी खजाने को भरपूर लूटते हैं। दशकों पहले का गब्बर तो आपको याद होगा, जो एक विलन था, लेकिन कुछ समय पहले सिने जगत ने एक और गब्बर से हमें रूबरू कराया था। वो गब्बर खतरों को पर खेलकर खुद की जान पर खतरा होने के बावजूद समाज से ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे काला कारनामा करने वालों को सलाखों के पीछे उनके सही अंजाम तक पहुंचाने को संकल्पित था। हम भी इन राज का खुलासा गब्बर के सहयोग से ही कर रहे हैं। जी हां, हम आपको मिलवाएंगे उस गब्बर से। और कौन है हमारे साथ, जो सरकारी व्यवस्था में लूप होल्स है, जिसकी मदद से इस तरह के घपलेबाज, इस तरह के भ्रष्टाचारी घुन की तरह व्यवस्था को चाट जाते हैं। उन लूपहोल्स को समझेंगे और किस तरह से कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी, कैसे ये सभी घोटालेबाज सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएंगे। इन तकनीकी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव जी जुड़े हैं, वकील हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सीधे रुख करेंगे और सबसे पहले आपको गब्बर से मिलवाते हैं, जिसने इस पूरे राज का पर्दाफाश किया। खुद पर खतरा होने के बावजूद बेझिझक, बेधड़क सरकारी खजाने में जमा हमारी गाढ़ी कमाई को लूटने से बचाने के लिए उस गब्बर से आपको रूबरू कराते हैं। उनका नाम है विनोद कुमार मिश्र। विनोद जी, आपने बहुत ही हिम्मत भरा काम किया है, लेकिन
लोग अभी भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपको इन घोटालेबाजों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। तो सबसे पहले इससे शुरू करेंगे। हेलो जी विनोद जी बोलिए। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप कह सकते हैं। हाँ जी, वो प्रमोशन हमारे कॉलोनी में आया था 2009 या 10 में आया था। उसी समय हमसे जान पहचान हुई थी, पड़ोस में रहने के कारण जान पहचान हुई। साथ ही एक ही जिले से संबंधित था तो इसलिए थोड़ा सा और नज़दीकी संबंध हो गया, आना जाना खाना पीना साथ उठना बैठना रहा। तो मालूम चला कि काफ़ी उसका कारोबार बड़ा है। वो ऐसे तो सर्विस करता है लेकिन उसने बताया कि जमशेदपुर, बोकारो और गिरिडीह में उसका ऑक्सीजन का कारोबार है। इसी तरह करके वो अक्सर बाहर रहता था। कभी कभी वो कहता था कि मेरे घर पे कुछ पैसा दे दीजिए, या फिर मेरा जो घर बन रहा है सो वहाँ पे कुछ पैसा दे दीजिए। तो कभी रहा तो दे दिया, नहीं तो बोले कि नहीं है तो बोलता था आपके अकाउंट में डाल दे रहा हूँ, आप प्लीज़ दे दीजिए, ज़रूरी है। इस तरह से करके मैंने 2-3 बार या 10 बार हुआ होगा। उसके बाद उसके ही किसी करीबी ने मुझे बताया कि वो कुछ उस अकाउंट का, सरकारी अकाउंट का कुछ दुरुपयोग कर रहा है। तो मैंने जब अकाउंट अपडेट कराया तो मालूम चला कि उसमें पीएससी का पैसा वो ट्रांसफ़र किया था जी। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि आपको इससे कोई मतलब नहीं। हम बोले कैसे नहीं मतलब है, ये सरकारी पैसा है, धनराशि है, उसको मेरे अकाउंट में आप क्यों ट्रांसफ़र किए? तो वो बोला कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हम बोले कि आपको क्लियरिफिकेशन इनकम टैक्स में करना होगा, हमको एक लेटर कंफर्मेशन के लिए चाहिए कि ऐसा आप जो किए कल को हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम इशू ना हो। विनोद जी, आपको इस बात का अंदाजा था कि ये उनके मेहनत की कमाई नहीं है बल्कि सरकारी खजाने से गलत तरीके से निकाला गया पैसा है जो आपके अकाउंट में डाल रहे हैं? वो बाद में मालूम चल पाई, क्योंकि पहले मैं जानता था कि वो ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। तो मैं सोचा बहुत बड़ा आदमी होगा। जब 3 जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई जब है तो मैं समझ गया कि बड़ा आदमी है। आए दिन गाड़ियां रोज नई चेंज करने लगा, बाहर बहुत ज़्यादा रहता था तो हो सकता है बाहर भीतर बहुत ज़्यादा आना हो। रांची दिल्ली हमेशा जाते रहता था। तो मैं सोचा कि ये उतना बड़ा कारोबार करता है, 3 डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई का तो होगा बड़ा पैसा वाला जी। लेकिन इसी के ही अपने आदमी ने बताया कि अपना अकाउंट अपडेट करा के देखिए, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि उसके भी अकाउंट में ये इन्होंने किया था तो उसका नाम हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग वो अभी भी बहुत घबराया हुआ है। ये न्यूज़ चल रहा है तो काफ़ी लोग डरे भी हुए हैं। मैंने अपडेट करा के जब इससे बात की तो ये फिर हम ही को धमकी देने लगा। जब मैंने इस पे रिजिड हुआ कि आप इनकम टैक्स, तो बोला कि हम लेटर लिख के दे देंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। फिर जब हम लेटर मांगने लगे कि आप दे दीजिए तो लेटर भी नहीं दिया। इनकम टैक्स में बोले कि इनकम टैक्स में क्लियरिफिकेशन करा दीजिए मेरा, तो उससे भी ये दूर होने लगा। जब जिद किया तो धमकी दे दिया। धमकी क्या, मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ लेकिन उस समय इसके साथ कानून के भी कुछ लोग थे साथ में, जिसके कारण मुझे बहुत बैकफुट रहना पड़ा 3-4 साल तक। विनोद जी, आपको इस बात का अंदेशा था कि सिर्फ आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसके खाते में ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे और भी कई लोग होंगे और बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ घोटाला चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा महसूस हुआ। ऐसे कुछ लोग शिकार भी हुए हैं जी। कुछ लोग तो नहीं जानकारी था उसके शिकार हुए, कुछ लोग जानकारी होते हुए भी इसके भय से चुप है। मैं आगे बढ़ के बोला तो मेरे साथ काफी दुर्घटना हुई, प्रत्यक्ष रूप से काफी, अप्रत्यक्ष रूप से ही ज्यादा हुआ, जिसका कि विश्वास करना कानून के लिए भी मुश्किल है। क्योंकि आपको जब तक गवाह नहीं मिलेगा कानून में, आपका कोई नोटिस नहीं होगा। बिल्कुल। हर कोई गवाह में खोजता है। अब गवाह कोई भी खतरनाक चीज होता है तो आप गवाह उसमें ढूंढ के लाइएगा, कोई अगल बगल का तो कोई गवाह बनता नहीं है। तो इतना बड़ा कोई कांड आपके साथ हो तो कोई गवाह कहाँ से बनेगा? बिल्कुल। राह चलते लोग तो गवाह किसी के लिए जल्दी बनते नहीं है। एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है कोई उठा के आपको पहुंचा दे, लेकिन अगर आप पे गोली चले, चाहे आपके साथ
कोई रास्ते में अचानक हथियार दिखा दे, गाड़ी का आगे पीछे करने लगे, तो उस समय आप कहीं जाके आप बैठिएगा, लेकिन उस समय तो कोई गवाह बनने को तैयार नहीं, तो कोई सुन लेता है कि कोई किसी के साथ हथियार होगा तो वो तो लोग हट जाते हैं। तो इस तरह से ये मेरे पास कोई गवाह नहीं है, और गवाह नहीं होने के कारण मुझे चुप होना पड़ा। और मैंने देखा इसका पकड़ जिस हिसाब से, इसके खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल है। मैंने उस दिन भी कहा था मैं कैमरे पे आना नहीं चाहता हूँ, काफी इंस्टेंट करने के बाद भी आज भी मैं आया। डर भय तो पूरी तरह से बना हुआ है। हम समझ रहे हैं आप क्या खतरा मोल ले रहे हैं विनोद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम आपके हौसले की सराहना करते हैं। लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि चंद लोग खुद को न जाने क्या समझ लेते हैं, व्यवस्था से खुद को ऊपर समझ लेते हैं और सरकारी खजाने को लूटना अपना हक समझ लेते हैं। जनता के लिए जो जनहित योजनाएं हैं, उनके लिए जिन पैसों को खर्च किया जाना है, उसे अपनी जेब में डालकर अय्याशी करने लगते हैं, और आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आपको इसके लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। एक गंभीर मसला है, एक इस पर कानूनी जानकारी भी ले लेते हैं कि क्या आपको सुरक्षा मुहैया कराया जाना जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। राजीव जी, आगे बातचीत और करेंगे, लेकिन इतनी छोटी सी जानकारी हम चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से विनोद मिश्रा जी तक पहुंचाएं कि क्या उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाना जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है? कहां जा सकते हैं वो सुरक्षा मुहैया हो उन्हें? देखिए इनके लिए, इनको सुरक्षित रखना भी एक जवाबदेही है सरकार की जी। क्योंकि इन्होंने जो पॉइंट रेज किया है, जितना बड़ा घोटाला ये बता रहे हैं, और जैसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो कर रहा है आपके माध्यम से, इसमें तो इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे इनको अभी तक सुरक्षा मुहैया करा देना चाहिए था जी। क्योंकि यदि नहीं सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा तो दो तीन बातें हो सकती हैं इनके साथ। या तो वो माफिया इनके ऊपर फॉल्स केस करवा देंगे, इनको डिस्क्रेडिट कर देंगे कि ये आदमी ठीक नहीं है। और जनरली हमारे यहाँ होता है, हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने पिटिशनर आते हैं उनके खिलाफ जो है एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है एक क्रिमिनल केस डलवा दिया जाता है जी। कि ये कोर्ट्स में बताया जा सके कि ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है क्योंकि इसके खिलाफ ये क्रिमिनल केसेस है। ये एक कहिए कि आपको समाज में ये सारी बातों को ला रहे हैं, ये विसिल ब्लोअर है। तो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट तो है, लेकिन अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जी। पार्लियामेंट से तो पास हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक उसको फॉलो करते हुए, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ विनोद जी को बल्कि वैसे तमाम गवाह जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई है और जिनकी वजह से ये सारे काले कारनामा करने वालों को सलाखों तक पहुंचाया जा सकता है, उन सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी जरूरी है। लेकिन हम ये स्पष्ट कर दें कि वो सभी घोटालेबाज चाहे कितने भी पैतरे क्यों ना कर लें, उनका अंजाम अब निश्चित है, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचना होगा, क्योंकि उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा है। और हमारे पास पर्याप्त ऐसे गवाह हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि विनोद जी को आपने सुना कि वो कैमरे पर आने से परहेज कर रहे थे, बहुत हिम्मत जुटाकर वो कैमरे पर आए हैं, पर कई लोग हैं जो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जो डर रहे हैं। लेकिन अगर जांच एजेंसियों के सामने हो, जांच एजेंसियों द्वारा सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, तो ऐसे में वो सब कुछ सामने लेकर आएंगे और फिर सारे घोटालेबाज अपने अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। राजीव जी, कितना मुश्किल होता है इस तरह के मामलों में, जो राजीव जी कितना होता है इस तरह के मामले? नहीं, जांच एजेंसियों को किस तरह की मुश्किलें आ रही है, क्योंकि सालों सिर्फ अनुमति के लिए इंतजार करती रही एजेंसियां, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि एजेंसियों को अनुमति मिल गई है अभियोजन की, अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
देखिए, सैंक्शन तो हमको लगता है कि एक टाइम फ्रेम में देना चाहिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट भी कई बार कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिया है और यह भी मांगा है कि कितने केसेस यहाँ पेंडिंग है और कब से पेंडिंग है और उसमें सैंक्शन कितने मामलों में नहीं दिया गया। यदि 16 का मामला है तो अभी तक कन्विक्शन हो जाना चाहिए था। ये लंबा खींचता है तो देखिए क्या होता है कि विटनेसेज है या जो भी इंफॉर्मेंट है उनको तकलीफ होती है, उनको एक थ्रेट होता है। आज मान लीजिए विनोद जी हैं या अन्य लोग जितने भी इस तरह के इस मामले में जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि इनमें कन्विक्शन हो और वो और असिस्ट करना चाहते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को, तो उसमें यदि ये लोग नहीं करते हैं टाइम फ्रेम में तो इनको प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के मामले में लोगों को एक फॉल्स केस में इम्प्लीकेट करके, उनको थ्रेटन करके, उनको विन ओवर करके या किसी भी साम दंड भेदभाव कुछ भी लगा करके इनको आदमी को चाहेगा कि वो लोग कि ये गवाही ना दें, ये असिस्ट नहीं करें एसीबी को। लेकिन ये एसीबी की ड्यूटी है कि वो इन लोगों से जल्द जैसे सीबीआई करती है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करती है और हमको लगता है कि चार्जशीट हो जाती है, उसके बाद सैंक्शन भी वो लोग ले लेते हैं और सैंक्शन लेने के बाद चार्जशीट करते हैं, एक्यूज्ड अरेस्ट होते हैं, विटनेसेस को प्रोटेक्शन करते हैं या यदि एक्यूज्ड को कोई विटनेसेस को कोई धमकी देता है उस केस में वो अप्रोच करते हैं तो वो चिट्ठी लिखते हैं सीबीआई वाले भी कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये मेरा गवाह है। एसीबी को भी ये सब काम अब करना चाहिए क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। बिल्कुल, यानी कि राजीव जी से कहिए कि ये एक शब्द में कहें तो एसीबी को अपग्रेड होना होगा, तभी इस तरह के घोटालेबाजों में थोड़ा डर कायम होगा, वो आगे कुछ इस तरह का ना करें, इसको लेकर 100 बार सोचने को लेकर वो मजबूर होंगे। तो अपग्रेड होना जरूरी है। लेकिन अब एक उम्मीद ये बंधी है कि अभियोजन की अनुमति मिल गई है, अब जांच तेजी से आगे बढ़ेगी। हमारे साथ समाजसेवी सुशांतो मुखर्जी जी जुड़े हुए हैं। सुशांतो जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, किस रफ्तार से जांच आगे बढ़ेगी और कितनी जल्दी ये सभी घोटालेबाज, वो घोटालेबाज जो हर 6 महीने पर लाखों की गाड़ियां बदलते हैं, वो घोटालेबाज जिनकी पत्नियां किलो में गहने पहनती हैं और हजारों करोड़ों की अकूत संपत्ति इन्होंने सरकारी खजाने से लूट ली है, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना कितना जरूरी है और कितनी जल्दी उम्मीद कर रहे हैं आप कि यह कार्रवाई होगी? तो सलाखों के पीछे जा, क्योंकि विनोद जी जितने सारे से बातें रखे हैं, जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो केस 16 से लेकर 19 तक चली, कुछ नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि ये जो अभी अगर कोरोना काल नहीं होते, अभी जो कोरोना काल के समय में भी हमने देखा कि राजधानी से लेके हर जिला पर, हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। हम लोग के व्हाट्सएप पर दे रहे हैं और सब बता रहे हैं कि किस तरह से माहौल बना हुआ है। और ये विनोद जी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संघर्ष की धरती से आते हैं, वो धनबाद माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जाएगी। धनबाद नहीं, पूरे राज लड़ेंगे, लड़के इसे त्रस्त करेंगे और इसे जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे। और उनकी जितने भी उन्हें जो घपला किए, जितने पैसे हैं, उसको किस तरह से रिकवर करे वो तो जांच एजेंसी करेगी। हमें लगता है कि ये झारखंड की पहली नहीं, इस तरह से अब लाइन लगी हुई रहेगी। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी हल्की पड़ी हुई है, उसे हमें रोड में लाने की जरूरत है और चैनल के माध्यम से हम इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमने ठान रखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो संकल्प लिया है कि झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाएगा, उनके संकल्प को मजबूत करने का हमने ठान लिया है। और किसी भी घोटालेबाज को, किसी भी भ्रष्टाचारी को जब तक उसके काले कारनामों और काले कारनामों से बने कच्चे चिट्ठे का खुलासा नहीं करेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल वक्त की बाध्यता है, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद राजीव जी के पास आएंगे, थोड़ी तकनीकी पहलू के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर जांच एजेंसियां करोड़ों की अकूत संपत्ति बरामद करती है, जब्त करती है, तो उसके बावजूद भी कार्रवाई के लिए अनुमति की उम्मीद क्यों की जा रही है, अनुमति का इंतजार क्यों किया जा रहा है, सीधे क्रिमिनल केस फाइल क्यों नहीं किया जाता है ऐसे घोटालेबाजों पर। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द लौटेंगे। ऐसे घोटालेबाजों को उनके अंजाम तक पहुंचाए बिना हम रुकने वाले नहीं हैं। बने रहिए हमारे साथ।
तो 11 स्पेशल में हम स्वास्थ्य महाघोटाला राज पार्ट 2 का पर्दाफाश कर रहे हैं और इन लोगों से जुड़े जो राजदार थे, जिन्हें मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी तक मिली, इतना ही नहीं, उन पर कई बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रहार भी हुआ। बावजूद इसके न्यूज 11 भारत के आश्वासन पर उन्होंने हौसला जुटाया और कैमरे के सामने इस काले कारनामे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने को तैयार हुए। अश्विनी एक राजदार हैं, वो क्या बता रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। प्रमोद जी का मामला था, हमारा इसमें कोई रोल था नहीं, जबरदस्ती फंसाने वाला हम लोग मामला में फंस गए। कुछ ऐसा था नहीं अपना। प्रमोद जी क्या करते थे? प्रमोद जी वहाँ अकाउंट मैनेजर थे। कहाँ पे? चासनाला में। तो क्या ये मामला था, हम भी नहीं समझ पाए, बार बार ऑफिस पूछ रहा, क्या मामला क्या था ये? मामला था कि प्रमोद जी अपना अकाउंट का हेरा फेरी करके अपना पैसा कौड़ी इधर उधर करके रखते थे। हाँ। बेवजह का हम लोग फंस गए इसमें। अच्छा। अब वहाँ काम करना तो गुनाह नहीं ना है कहीं पे। नहीं। अब यहीं काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो गुनाह तो नहीं किए। हाँ। ये सब बात। तो आपके अकाउंट से क्या आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है? वो ऐसा हम अकेला नहीं है, कम से कम 20-25 आदमी के अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने के बाद क्या बोलता था वो? पैसा हम लोग से ले लेता था वापस। कुछ पूछते नहीं थे आप लोग? हम लोग देखिए एक्चुअली क्या है ना कि उनका कहना था कि मेरा बिजनेस चलता है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो बिजनेस चलता है तो बिजनेस के सिलसिले में बोले कि हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने का समय सीमा कम है। सो एक हमको एक ऐसे हम बेरोजगार घूम रहे थे, हमको काम दिए, तो काम दिए तो एहसान के तौर पे बोले कि तुम अपना एक ATM दे दो, हमको दिक्कत होता है थोड़ा। ठीक है भैया दे देते हैं, कि आपको ट्रांजैक्शन में दिक्कत होता है, तो हम दे दिए थे। तो फिर उसके बाद चलता रहा सिलसिला, हम लोग को पता नहीं था। ऐसा अकेला हम नहीं है, उसमें देख रहे होंगे ढेर सारे लोग हैं। तो बाद में जब 2016 में जब कहानी उजागर हुआ तब जाने हम लोग फिर फटाफट अपना अकाउंट बंद। अच्छा, 2016 में जो ACB रेड मारा था, तो क्या शिकायत किया था या CBI अपने सूचना से रेड मारा था? हमको भी जानकारी नहीं है। तो उसमें आप लोग को भी एक्यूज बनाया गया था? हाँ। तो फिर कैसे क्या दस्तावेज शो किया आप लोग, क्या बोले कि वो जबरदस्ती? हम लोग अपना ACB वाले को बताए, सब कुछ स्टेटमेंट दिए कि भाई हम लोग को मेरे अकाउंट में पैसा भेजते थे, पैसा निकाल लेते थे, अपना जो भी अपना एम्पायर बनाए उसी से बनाए। हम लोग तो भाई दिहाड़ी मजदूर की तरह 10,000 रुपये तनख्वाह का काम कर रहे हैं, अपना उसी पे जी खा रहे हैं। उनका स्टेटस और हमारा स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। मकान तो देखे बहुत बड़ा है। हाँ। और हमारा भी मकान जाकर आप देख सकते हैं क्या है। हम भी एक छोटा सा करकट का घर है और कुछ है नहीं हमारे पास। तो आपके विषय में ये रूमर उड़ रहा है, इधर आप फ्लैट लिए हैं, बहुत गलत बात है। आप तो विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। आपको जो भी बोला हो। अच्छा, 10 लोग जो बाद में ACB ने केस दर्ज किया है आय से अधिक संपत्ति मामला, उसमें आपका भी नाम है। हाँ है। उसमें क्या कहेंगे आप? उसमें यही कहेंगे कि गलत हम लोग का नाम दबा दिया गया है। सारा किया धारा प्रमोद सिंह का, जबरदस्ती हम लोग को फंसा दिया गया उसमें। प्रमोद सिंह आप लोग के कंधे पे रखे बस। तो प्रमोद सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? क्या आप लोग कभी लिखे नहीं, कभी मांग नहीं किए कि वो मेन एक्यूज है? हम लोग सब कुछ लिख के दे चुके हैं। अब ACB और जो भी है अपना कार्रवाई करें। इधर लिख के दिए या पहला मामला में? दोनों में लिख के दिया हुआ है। उसका कुछ कॉपी उपी तो दे दीजिए। हम लोग के पास नहीं, वकील साहब। कुछ एकाध अगर मंगा सकते? कुछ नहीं, सब वकील साहब के पास होगा। हम लोग अपने डर से जीते रहते हैं, डर के डेली जीते हैं। तो ये 2 लाइन आप बोल दीजिए प्लीज सर, क्षमा चाहते हैं प्लीज सर। तो कैसे? दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। लाइन चेंज हो गया दोनों को अलग। उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, तो लिख के दिया कि मेरे अकाउंट में जबरदस्ती ट्रांसफर किया। तो लिख के दिया। अच्छा, सिविल सर्जन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, बोले सिविल सर्जन इसमें एक्यूज नहीं है। सिविल सर्जन के अकाउंट में? हाँ, मेरे पास शशिभूषण प्रसाद सिंह का अकाउंट नंबर मेरे पास आया है। उसके अकाउंट में पैसा, बोकारो का जो नाम है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। अरुण कुमार सिंह जो है वो वहाँ जो रह रहा है, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। सबको कहा वजह तो ले जाएगा। अरुण सिंह पास अभी सुने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है। ये गाड़ी देखे हैं, करिया रंग का गाड़ी है। हाँ, 00 करके 27 ऐसे नंबर है। अच्छा, इस तरह का जो सिविल सर्जन को कभी भनक नहीं लगा या फिर शशिभूषण प्रसाद को? आप तो रहे हैं वहाँ पे जोड़ा पकड़ में। भनक लगता तो इतना नौबत आता, उसी समय सब ऊपर हो जाता।
हम देखिए जब मिले प्रमोद सिंह से, हम तो मिले भाई बहुत बड़ा आदमी से मिले, हम छोटा आदमी से नहीं मिले थे। आप हमसे भी मिले हैं, आप मेरा रहन सहन समझ गए होंगे। आप एक उनसे किसी और से मिलिए बड़ा आदमी से, उसका रहन सहन आपको दिख जाएगा। बोले आपके घर में भी एसी फेसी क्या क्या है, कंडीशनर है? सर पापा मेरे BCCL में थे। हाँ। तो अगर वो एसी ले लिए तो मतलब बहुत कमाई वाला तो नहीं होगी, क्योंकि महीने का किस्त पे लिए उसको। हाँ। 1100 रुपये महीना का किस्त जमा करते थे, ऐसा नहीं कि नगद ले लिए हैं, सो नहीं, 1100 रुपये का महीने का किस्त उसको देते थे। प्रमोद सिंह सॉरी अरुण कुमार कहाँ पे था? बागमारा ब्लॉक में। अभी वो सस्पेंडेड है। इसी केस में सस्पेंड हो चुका है। सब पे तो कार्रवाई हो गया, कार्रवाई चल गया है, उसके बाद फिर से उजागर हो गया। अच्छा, ये तो वो जो फ्लैट लिया है क्या उसका और कोई बिजनेस है? तो सस्पेंडेड है सर, उनसे बातचीत मेरा भी नहीं होता है। हाँ। मेरा भी इतना बातचीत। और उस समय जो एक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा जो यहाँ पे थे सिविल सर्जन थे, तो वो इस मामले में कैसे बन गए? उस समय तत्कालीन सिविल सर्जन थे। अच्छा। वो और सिविल सर्जन और क्या नाम है, शशि भूषण सिंह। हाँ। उन्होंने तत्कालीन सिविल सर्जन थे उस समय। ये दोनों रिटायर किया, फिर ये दोनों भी सस्पेंडेड हुए? रिटायर करने के बाद आरोपी बनाया है। तभी ऐसे भी पूछताछ किया है कि नहीं आप लोग को? दोबारा जो केस ओपन किया है आय से अधिक संपत्ति मामले में, आपका भी नाम है? पूछा तो हमेशा होते रहता है, तो हम लोग तो हमेशा के लिए खोल कर रखे कि आके आप जांच करिए सर, आय से अधिक संपत्ति हो तो एक बार जांच कर लीजिए। अच्छा, एक व्यक्तिगत बात है, आप चाहते हैं कि जो प्रमोद सिंह ने जो गलती की है उसको सजा मिले? कहीं नहीं मिले, डर मिलना चाहिए। कैमरा पे बात नहीं बोल रहे हैं? डर लगता है सर। किस तरह का डर है? किस तरह का डर, आपको क्या बोले अब हम? मतलब खुल के बोलिए ना। हम लोग से जितना होगा सपोर्ट करें। किस तरह का डर? डर एक्चुअली अब जिंदगी का डर है। किससे? प्रमोद सिंह से या किससे? किससे अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन डर लगता है। डर के मारे किसी से कहीं भी बोलते नहीं है, चुपचाप अपना। आप इतना पूछ के गए, अभी तक कोई हमसे सवाल जवाब किया, हम किसी को कुछ नहीं पता। हाँ। अच्छा, कभी क्या प्रमोद सिंह का कोई आदमी कोई डराया धमकाया हो? नहीं, या नहीं, कहीं कुछ? ऐसा कुछ नहीं। फिर तो डर का जो बात हो रहा है कैसे हो रहा है? डर लगता है सर, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। जिस पे बीतता है वही जानता है, बेवजह का फंस जाए। कितने दिन परेशान रहे जब पहली बार ये मामला ओपन हुआ? सर 5 साल हो गया, 5 साल से लगातार परेशान है। मैंने पहली बार नहीं है, 5 साल से परेशान है। तो कहाँ चूक हो गई? आप लोग जब लिख के दे दिए कि इसमें मेन आरोपी प्रमोद है, तो कहाँ चूक हुई कि प्रमोद? अब सब कुछ कोर्ट में चला गया है, कोर्ट जो फैसला दे सर, कोर्ट ही ने फैसला देगा। हम तो पहला वाला मामला नहीं, दूसरा मामला ऐसी वाला ऐसी भी तो बोल रहा हम जांच कर रहे हैं अभी। आईओ चंद्र कौन था जी? चंद्र भारती। हाँ, चंद्रमती भारती आईओ से तो बोले कि जांच कर रहे हैं। डीएसपी साहब से मिले, बोले जांच चल रहा है। तो जांच चल रहा है तो हम लोग तो अपना सब कुछ बयान दे दिए हैं। कितनी दफा आपसे पूछताछ हुआ अभी तक? अभी तो कम से कम तो 10-12 बार निकल चुका है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि आरोपी जो प्रमोद है मेन आरोपी है, वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अब एंटी करप्शन वाला है, डरा देता है हम लोग को। तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, डर लगता है इसी बात का सर। अच्छा, मेन गैम्बलर वो डर आप लोग को डराता है? डर लगता है, इसलिए हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, प्रमोद से कितना बार पूछताछ किया होगा? ये तो प्रमोद सिंह बताया, बोल रहा है कि उनसे बातचीत उतना नहीं है। अच्छा, और कहीं उसका मकान उकान है कि वही एक मकान है? हम लोग तो एक वही जानते हैं। वो दिन देखे न्यूज में क्या क्या दिखा रहे, बेंगलुरु में क्या है क्या। हाँ। तो वही बताएं, बेंगलोर वाला चीज़। बेंगलोर वाला हम लोग को नहीं पता है। बेंगलोर दिखा रहा है, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी सब दिखा रहा है ना, हम लोग को नहीं पता है। तो स्वास्थ्य महाघोटाला के हर राजदार से हमने मुलाकात की और हौसला बढ़ाया उनका कि वो अगर सामने नहीं आते हैं, वो अगर गवाही नहीं देते हैं, तो प्रमोद के और उसके साथ वाले लोग जिन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर अय्याशी की, वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाएंगे। और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, लेकिन आपने सुना अश्विनी को दोस्त से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। दोस्त बनकर उसने इन सबको झांसे में लिया और इनका बेजा फायदा उठाया
और ये आज डरे सहमे अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं और वो आज भी अय्याशी कर रहा है। सुशांतु मुखर्जी जी, क्या लगता है कब इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, कब इनसे सरकारी राशि की वसूली की जाएगी? क्या जल्द से जल्द यह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर जितनी जल्दी होगी कार्रवाई, इस तरह से भ्रष्टाचार जो लाइन लगे हुए हैं उन्हें डर और खौफ लगेगा और ये जो झारखंड की हमारी संपत्ति है ये लूटना बंद होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारों को जेल के अंदर सलाखों के पीछे करेंगे और हमें पता है कि निश्चित तौर पर ये होगा। 2024 से आगे हम लोग सारे काम कर देंगे। जो देखने के घोट जो लूट रहे थे हमारे स्वास्थ्य संबंधी को भी नहीं छोड़े हैं। सुशांतु जी, 6 साल में जो नहीं हुआ वो आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल में हो जाएगा, कैसे? निश्चित तौर पर होगा। 6 साल से वो करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। आपने बताया कि 2016 से लेके 19 तक के अंदर कोई काम नहीं हुए, अब काम हो रहे हैं और हमें लगता है कि जनता भी जागरूक हो रही है। जनता भी कोरोना काल हटने के बाद रोड पर आएंगे और ये सरकार भी काम करेंगे और जनता ताकत देगी। जिनको जो गवाह होंगे उनके साथ ताकत से साथ खड़े होंगे और उसे गवाह कराएंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो धरती है झारखंड की, धनबाद की धरती, संघर्ष की धरती है। आप अच्छी बात है कि सकारात्मक रुख रखे हुए हैं, लेकिन आपका ये जो रुख है कि उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, उनसे पूरी लूट की संपत्ति वसूली जाएगी, इस कानूनी प्रक्रिया में कितना वक्त लग जाएगा? क्या यह संभव है जल्द से जल्द होना अभियोजन की अनुमति के बाद? यह तकनीकी पहलू राजीव जी से जानना चाहेंगे। राजीव जी, देखिए इसमें क्या होता है कि ये अब जैसे सैंक्शन मिलेगा कोर्ट जो है प्रोसीड करेगी इनके खिलाफ ट्रायल जी। अब ट्रायल में जो है आज के दिन में जो स्थिति देख रहे हैं कि सालों साल लग जाते हैं। कोई टाइम फ्रेम में ट्रायल तो कंक्लूड होता नहीं है। वो भी गवाह ले आएंगे, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एग्जामिन होंगे। तो ये कम से कम 5 साल का और समझ लीजिए 5 साल और लगेगा। उसके बाद से जो ट्रायल कोर्ट है वो कन्विक्शन करेगा या छोड़ेगा। यदि कन्विक्शन किया तो उसके खिलाफ अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट में है जी। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होते 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 10-15 साल लगता है। जो 50 साल के उम्र में पकड़ाते हैं वो जनरली लोग मर ही जाते हैं। राजीव जी, तो ये हमारी न्याय व्यवस्था एक छोटा सा संदेह मन में है, हम चाहेंगे कि आप उसे भी दूर कर दें। जब एसीबी की टीम ने छापेमारी की तो करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई और एक 10-12 हजार रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति संभव नहीं कि उस संपत्ति का हिसाब दे सके। तो ऐसे में क्रिमिनल केसेस भी तो चल सकते हैं, आर्थिक अपराध से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। सिर्फ इस वजह से कि वो सरकारी व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं कभी, उसके लिए कागजी कार्रवाई और बढ़ जाती है और ऐसे घोटालेबाज बच निकलते हैं। आप भी कह रहे हैं कि अगर 50 से अधिक की उम्र वाले पकड़े जाते हैं तो वो सजा होने से पहले निकल लेते हैं और अमूमन 10 से 15 साल का समय आप दे रहे हैं, जबकि सुशांतो जी उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल में सब कुछ हो जाएगा। देखिए है क्या कि एक ही कानून है इंडिया में आज के दिन में, वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जैसी एफआईआर होता है तो वो हमारे जो एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो अपना प्रोसीड कर लेती है इनके खिलाफ जी। क्योंकि वो मानती है कि ये क्राइम प्रोसीड है, माने क्राइम करके पैसा कमाया गया है और इस केस में है कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो पैसा कहां से लाया जी। और इनकम टैक्स में है कि इनकम टैक्स बोलती है कि वो व्यक्ति जो है उसको नहीं एक्सप्लेन करना है। वो इनकम टैक्स में है कि एजेंसी बोलती है कि ये पैसा तुम्हारे पास जो है वो गलत तरीके से तुम कमाए हो, इसका टैक्स दो। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है इनकम टैक्स में। तो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास उतना पावर नहीं है, उस तरह का पावर नहीं है। हमारे यहाँ राज्य की जो एजेंसियां हैं उनके पास कोई पावर नहीं है, आपको बता दें आज के दिन में। इसी के लिए ये स्थिति है कि देखिए होता क्या है कि इस तरह के क्राइम में ऑडिट होता है जी। जहां तक बोला जा रहा है कि 8 साल से ऑडिट नहीं हुआ, यदि ऑडिट होता भी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विधानसभा में होता है। विधानसभा में उस पर कितना डिस्कशन होता है, हमारे 81 माननीय विधायक हैं
वो लोग देखते ही हैं कि क्या स्थिति है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या कैसे कितना सीरियसनेस है। इवन अकाउंट्स कमिटी में भी जो है पीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिसको डिस्कस नहीं होता है टाइम फ्रेम में। राजीव जी, आप जो बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सरकारी खजाने से लूटी गई संपत्ति वापस नहीं आने वाली क्या? देखिए, उसका कारण है, आप यदि कम पैसा कमाएंगे, कम पैसा उगाही किए होंगे या कमाए हैं, तब तो आप जेल में रहेंगे। ज्यादा पैसा कमाए होंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। ये जनरली हो ही रहा है। लेकिन ये मामला जिसमें तथ्य हैं, जिसमें कागजी दस्तावेजी सबूत हैं, उनमें कम से कम आरोपी सलाखों के पीछे तो पहुंच सकते हैं। देखिए, इसने बेल ले लिया, बेल लेकर के ये बाहर है। अब जब ये जाएगा तभी जब ये कन्विक्शन होगा। ये कन्विक्शन होने में टाइम लगेगा, और जब तक टाइम फ्रेम में हमारे यहाँ जो अभी जो न्याय व्यवस्था है उसमें टाइम फ्रेम में ट्रायल करवाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि आज न कल इसका ट्रायल कंक्लूड होगा और ये जेल जाएगा ही जाएगा, ये तय है। बस यही महत्वपूर्ण है कि आज न कल ट्रायल कंप्लीट होगा और ये जेल जाएगा। और हम जब तक इसे जेल नहीं पहुंचाते, क्योंकि इसने गड़बड़ी की है, सारे दस्तावेज इस ओर इशारा कर रहे हैं, छापेमारी में बरामद अकूत संपत्ति इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इसने, और सिर्फ प्रमोद ने नहीं, इसके साथ मिले कई लोगों ने, कई अधिकारियों ने और कई कर्मचारियों ने इस गड़बड़ झाले में उसका साथ दिया है, भागीदार रहे हैं, उसकी अय्याशियों में, पैसे के बंदर बाट में उसके साथ रहे हैं, तो उन्हें जेल जाना ही होगा। गब्बर विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, कुछ ऐसा आप कहना चाहेंगे जिससे हम उम्मीद करें और जिससे यह उम्मीद बढ़े कि ये सारे घोटालेबाज सलाखों के पीछे होंगे और कानून की मदद करने वाले आप जैसे लोग सुरक्षित होंगे? विनोद जी, चलिए, तकनीकी वजहों से विनोद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन वक्त की बाध्यता है। राजीव जी ने हमें जो जानकारी दी है उससे एक अंदेशा जरूर हुआ है, लेकिन उन्होंने संभावना भी जताई है कि ऐसे घपलेबाज सलाखों के पीछे आज न तो कल पहुंचेंगे ही, और वो आज या कल जब तक नहीं आता तब तक हम इस प्रयास में जुटे रहेंगे। भ्रष्टाचार की काली कमाई से जो महल इन्होंने खड़ा किया है, उस महल को हम तथ्यों के पत्थरों से मार मार कर तोड़ेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे मेहमानों का, जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर अपने महत्वपूर्ण वक्त से समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। स्वास्थ्य महाघोटाला से जुड़े और भी कई राज का पर्दाफाश होना है, और जांच एजेंसियां अब जांच को और बढ़ाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे घोटालेबाज जल्द सलाखों के पीछे होंगे। 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा।